Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. So today we are going to discuss RH blood group system in Guyton chapter 36. So let's study it. अब RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर भी उसी तरह एंटीजन्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं जिस तरह एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में थी, लेकिन इसके अंदर जो एंटीजन्स हैं उनकी तादाद 6 है। ठीक है, 6 डिफरेंट टाइप की एंटीजन इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। उन 6 को हमने नाम क्या दिए हुए हैं, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो इनके मेंबर्स हैं कैपिटल सी, स्मॉल सी, डी, ई, ठीक है, इनमें से कोई एक ही एट टाइम प्रेजेंट हो सकता है। या कैपिटल सी प्रेजेंट होगा पर्सन में या स्मॉल सी प्रेजेंट होगा, दोनों इकट्ठे प्रेजेंट नहीं हो सकते। इसी तरह डी वाले ग्रुप में से भी या कैपिटल डी होगा या स्मॉल डी होगा। इसी तरह ई में या कैपिटल ई होगा या स्मॉल ई होगा, दोनों में से एक होगा, दोनों इकट्ठे प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, अब इनमें से आर एच पॉजिटिविटी ब्लड ग्रुप की या आर एच नेगेटिविटी ब्लड ग्रुप की, इसको डिटरमाइन करने में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो डी एंटीजन का होता है और सी और ई का इनका माइनर रोल होता है। ठीक है, इनका माइनर रोल है, इसका भी माइनर रोल है, जबकि डी का मेजर रोल होता है। ठीक है, इन सब को हम आर एच फैक्टर कहते हैं। लेकिन अगर किसी के पास डी एंटीजन मौजूद है, ठीक है, डी एंटीजन मौजूद है, तो उस पर्सन को हम स्पेसिफाई करते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ डी के लिहाज से ये स्पेसिफिकेशन देते हैं कि आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है, बाकी दो को हम इतना कंसीडर नहीं करते। अगर कैपिटल डी मौजूद है तो आर एच पॉजिटिव है, अगर कैपिटल डी एब्सेंट है, स्मॉल डी मौजूद है, तो फिर आर एच नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह इसकी स्पेसिफिकेशन होती है। अब इसका डिफरेंस आ जाता है, मेजर डिफरेंस ओ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम से, कि ओ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम थोड़ा था जो उसके अंदर अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो मौजूद होती हैं। एट बर्थ चिल्ड्रन के अंदर उनका लेवल जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, बहुत 8-10 साल की उम्र में वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन एंटी बी मौजूद होती हैं, यानी कि एंटी बी बनने के लिए उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि उसको लार्ज डोज में एंटीजन बी दी जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फॉर्म में। उसके अंदर ऑटोमेटिकली यानी कि जो फ्रूट से या बैक्टीरिया वगैरह से थोड़ी बहुत एंटीजन उसके अंदर एंटर हो रही है, उसके ज़रिए वो बन जाती हैं। लेकिन आर एच के ब्लड ग्रुप के केस में ऐसा नहीं होता, यानी कि एक इंसान अगर 50 साल का भी हो गया, 50 साल का, 60 साल का हो गया, लेकिन उसको अगर हाई अमाउंट में आर एच पॉजिटिव ब्लड या आर एच एंटीजन नहीं दी जाएगी तो उसके अंदर आर एच एंटीबॉडी नहीं बनती। यानी कि एक नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसके पास आर एच एंटीजन नहीं है, तो अगर ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरह इसके अंदर एंटी आर एच एंटीबॉडी होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर नहीं होती, इसके अंदर नहीं बनती जब तक बाहर से लार्ज अमाउंट में एंटीजन इसके अंदर एंटर ना हो। ठीक है, तो ये इसका ओ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम से डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज कि ये एक पर्सन है, ठीक है, काफ़ी हैप्पी पर्सन है। अब ये है आर एच नेगेटिव पर्सन। ठीक है, तो इसके अंदर इसको एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, इसको अब ट्रांसफ्यूजन दे दी गई है आर एच पॉजिटिव ब्लड की। ठीक है, पॉजिटिव ब्लड जो है वो थोड़ी अमाउंट में जो है इसको 50 ml या सपोज के 10 ml जो है इसको आर एच पॉजिटिव ब्लड दे दिया गया। अब क्या होगा, आर एच पॉजिटिव ब्लड इसके अंदर एंटीजन एंटर हो गई है। ठीक है, अंदर अब जो नेगेटिव एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ हैं वो इसके अंदर डेवलप होंगी, लेकिन रैपिडली डेवलप नहीं होंगी। इसके अंदर तकरीबन 2 से 4 मंथ जो है इनका लेवल जो है पीक तक पहुंचने में लग जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आर एच एंटीबॉडीज़ बनेंगी 2-4 माह के अंदर। ठीक है, तो जो इसके अंदर आर एच पॉजिटिव ब्लड था एंटर हुआ है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ग्रेजुअली वो ब्लड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो है मौजूद हैं, पहले नहीं थी, इस वजह से रिस्पॉन्स स्लो था। 2-4 माह में एंटीबॉडी जो इंक्रीज़ हुई हैं उसके बाद स्लो रिस्पॉन्स हुआ है, स्लो ग्लूटिनेशन प्रोसेस हुआ है। लेकिन अब अगर सेकंड टाइम इसका दोबारा एक्सीडेंट होता है और इसको दोबारा जो है गलती से आर एच पॉजिटिव ब्लड दे दिया गया, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार इसके अंदर ऑलरेडी आर एच एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शन जो है एग्लूटिनेशन का रिएक्शन जो है वो रैपिडली होगा। ठीक है, रैपिडली जो सेल्स हैं पॉजिटिव ब्लड के वो इसके अंदर जो आए हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, तो उनकी डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, उनकी हीमोलाइसिस से हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा के अंदर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, उस हीमोग्लोबिन को फैगोसाइटोसिस करेंगे मैक्रोफेजेस। ठीक है, उसको फिर तोड़ फोड़ के उसे बिलीरुबिन बना देंगे। अब बिलीरुबिन क्या है, बिलीरुबिन येलोइश पिगमेंट है। ठीक है, अब बिलीरुबिन जो है इंक्रीज होगा तो उस पर्सन की स्किन जो है, उसके बाद आईज जो है उसकी वो येलोइश हो जाएंगी, उसको जंडस की सिम्टम जो हैं वो आएंगे। ठीक है, तो ये होगा उसके अगर मिसमैच आर एच पॉजिटिव ब्लड आर एच नेगेटिव पर्सन को दे दिया जाए। ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना प्रॉफ के व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। ठीक है,
अब ये क्या कंडीशन है कि अगर तो एक मदर है, ठीक है, फीमेल है, वो है RH नेगेटिव, ठीक है, फीमेल RH नेगेटिव है, ठीक है, और फादर जो है वो है RH पॉजिटिव, ठीक है। तो अब नेगेटिव फीमेल के अंदर फीमेल है, बाप जो है वो RH पॉजिटिव है, तो इस केस में बेबी जो कंसीव होगा वो पॉजिटिव होगा, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट है, ट्रेट है, ठीक है। तो अब RH पॉजिटिव बेबी है, अब बेबी के अगर तो मदर के अंदर नॉर्मली एंटी RH एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, ठीक है। अब बेबी के कुछ ब्लड सेल्स जो हैं वो माँ के अंदर मूव कर जाते हैं, ठीक है। दिस इज मदर, ओके हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पॉजिटिव एंटीजन जो हैं वो इसके अंदर मूव कर जाती हैं इसके ब्लड के अंदर। अब नेगेटिव मदर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अब RH एंटीबॉडी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब वो प्लेसेंटा के थ्रू डिफ्यूज़ करके फीटस के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब फीटस के जो सेल्स यहाँ से डिफ्यूज़ करके मदर के अंदर गए हैं वो सेल स्टिमुलेट करेंगे एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को, और वो एंटीबॉडी जो सेल यहाँ से गए थे उनको तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन माँ से वो एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा के थ्रू डिफ्यूज़ करके फीटस के अंदर आ जाएंगी। अब फीटस के अंदर वो एंटीबॉडीज पहुँच गई हैं तो फीटस के सेल्स की क्या करेंगी, वो हीमोलाइसिस स्टार्ट कर देंगे, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हीमोलाइसिस में वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे लाइटिक कम्प्लेक्स बनता है वो डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इसके अलावा IgM है, ठीक है, वो बाइंड करके ग्लूटिनेशन करवाते हैं, उसके बाद मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है। तो अब फीटस के सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं मदर की एंटीबॉडीज़ की वजह से, ठीक है। अब फर्स्ट बेबी अगर RH पॉजिटिव वाला फर्स्ट बेबी उसने कंसीव किया है तो उस केसेस में ये जो रेशियो है ये बहुत कम होती है, इतने कम चांसेस होते हैं। फर्स्ट बेबी के अंदर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आती, लेकिन फर्स्ट बेबी जो है मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर चुका है, ठीक है। अब सेकंड बेबी RH पॉजिटिव कंसीव होता है तो सेकंड बेबी का उससे भी कुछ ब्लड सेल जाएंगे मदर के अंदर, एंटीबॉडीज मजीद लेवल मजीद इंक्रीज होगा, वो मजीद एंटीबॉडी डिफ्यूज़ करेंगे, तो सेकंड बेबी के अंदर जो सिम्टम्स हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के वो ज़्यादा आएंगी। थर्ड बेबी जो होगा उसके अंदर उससे भी ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो इस तरह जैसे जैसे जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है मदर के अंदर वो बढ़ता चला जाएगा, जो फिटस के अंदर इसकी सिम्टम ज़्यादा आती चली जाएंगे। अब सिम्टम्स में क्या होगा कि एक तो चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अनीमिक होगा, ठीक है, क्योंकि उसके सेल जो हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, अनीमिया। उसके बाद क्या होगा कि उसके जो टिश्यूज़ हैं, बोन मैरो लिम्फाइड टिश्यू हैं, ठीक है, वो रैपिडली ब्लड सेल की प्रोडक्शन कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि अनीमिया को कंपनसेट कर सकें। लीवर स्प्लीन जो है वो भी जिस तरह प्रेगनेंसी के दौरान वो ब्लड सेल को सिंथेसाइज कर रही थी उस तरह वो दोबारा सिंथेसाइज करने शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, ठीक है, लीवर इनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो लीवर इनलार्जमेंट होगी, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली होगी। उसके बाद क्या होगा कि जो ब्लड सेल हैं वो रैपिडली बांध रहे हैं, ठीक है, तो रैपिडली बांध के रिलीज़ हो रहे हैं बोन मैरो से, तो क्या होगा कि काफ़ी जो है ब्लास्टिक फॉर्म, यानी कि अभी सेल पूरा बना नहीं था, न्यूक्लिएटेड फॉर्म जो थी उसके पीछे जो हमने पढ़ा था प्रोइथ्रोब्लास्ट, पोनॉर्मोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट वगैरह, तो वो ब्लास्टिक फॉर्म जो थी वो उसकी ब्लड के अंदर रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्ट वर्ड यहाँ से ड्राइव किया गया कि ब्लास्टिक फॉर्म ब्लड की, यानी कि अभी इमेच्योर फॉर्म ब्लड सेल की वो भी रिलीज़ होने लग जाती हैं। उसके बाद इसकी क्या सिम्टम आती है कि इसके अंदर बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज होता है, जो जिसकी वजह से जो चाइल्ड है वो एक तो जंडस होता है उसको, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि बिलीरुबिन जो है वो ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो अब ब्रेन के अंदर इसकी डिपोजिशन से जो कंडीशन अराइज करते हैं उसको नाम हैं कर्निक का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ब्रेन के मोटर एरियाज डैमेज हो जाते हैं और वो चाइल्ड जो है परमानेंटली मेंटल डैमेज उसको हो चुका होता है, मेंटली वो ठीक नहीं होता, ठीक है। तो अब इसकी प्रिवेंशन क्या है कि अगर माँ RH पॉजिटिव है, माँ RH नेगेटिव थी, बेबी RH पॉजिटिव है और बच्चे की बर्थ हो चुकी है, तो उसके अंदर हिमोलाइसिस हो रही होगी, उसको जंडस होगा, तो इसके बिलीरुबिन को लेवल को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि उसके बच्चे को नेगेटिव ब्लड से रिप्लेस कर दें, उसका पॉजिटिव ब्लड निकाल दिया जाए, उसको नेगेटिव ब्लड दे दिया जाए। अब नेगेटिव ब्लड देने से क्या होगा कि जो RH पॉजिटिव ब्लड के अंदर उसकी जो मदर से एंटीबॉडीज़ आई हुई थी तो वो एंटीबॉडीज जो हैं वो उनका लेवल कम होता चला जाएगा। आप नेगेटिव ब्लड इसको देते चले जाएँ किसी डोनर से लेके जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ ना हो, ठीक है। तो ग्रेजुअली फिर सेवरल टाइम्स ये प्रोसीजर जो है फ्यू वीक्स में बर्थ के बाद रिपीट करना पड़ेगा, कई बार नेगेटिव ब्लड देना पड़ेगा उसको, तो उससे बिलीरुबिन लेवल कम रहेगा, कर्निक टेरेस डेवलप नहीं होगी, ठीक है। और इसके प्रिवेंशन भी है। प्रिवेंशन में क्या किया जाता है कि मदर को थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी कि 28वें से 30वें वीक में प्रेगनेंसी के क्या किया जाता है कि उसको एंटी डी एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि जो बच्चे के RBCs मदर के अंदर डिफ्यूज़ करके जाएंगे, ठीक है, इससे पहले कि वो मदर के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करें, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव ब्लड के मदर के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव किया, उससे इम्यून रिस्पॉन्स ने बच्चे को डैमेज किया। तो अब रास्ते में हम क्या करते हैं कि रास्ते में हम एक बैरियर लगा देते हैं, एंटी डी
एंटी डी एंटीबॉडी का, ठीक है। अब एंटी डी एंटीबॉडी मदर को दी, अब पॉजिटिव ब्लड सेल आई, इससे पहले कि वो मदर के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करें, एंटी डी पहले ही पॉजिटिव आर एच ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी और मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, मदर के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, ठीक है। अब इस तरह बच्चा जो है वो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी उसकी मदर की एंटीबॉडी से। अब एक ऐसी औरत जिसका जो खुद नेगेटिव और आर पॉजिटिव बच्चे को कंसीव करते हैं, ठीक है, उसको वैसे बच्चे की बर्थ के बाद भी इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि अगर उसके अंदर कुछ जो एंटी ब्लड सेल जो है चले गए हैं बर्थ के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो वो उनकी डिस्ट्रक्शन कर दे और फर्दर जो सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी होगी उस केस में बच्चे को वो एंटीबॉडी जो है डैमेज ना करें, ठीक है। तो ये थी सारी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कहानी, ठीक है। तो उसके बाद ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का हमने पीछे भी बात की, यहाँ पे भी कुछ बात कर लेते हैं। अगर मिसमैच ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो उसकी वजह से अग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, या तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स मिलकर कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिसके अंदर लाइटिक कम्प्लेक्स बनेगा, वो रैपिडली जो है हिमोलाइसिस कर देगा, या क्या होगा कि IgM जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, वो फिर एग्लूटिनेशन के फॉर्म में क्लम्प बना देंगे, फिर मैक्रोफेजेज एक्टिव होंगे, तो डिलेड थोड़ी देर बाद जो है हेमोलाइसिस होगी ब्लड की। तो दोनों के चीज़ में हेमोलाइसिस में क्या होगा, बिलीरुबिन बढ़ेगी, पर्सन को जंडस होगा। लेकिन क्या है कि अगर पर्सन का लिवर जो है हेल्दी है तो जंडस की सिम्टम उस वक्त तक डेवलप नहीं होंगी जब तक 400 ml ब्लड पर डे जो है हिमोलाइज हो, ठीक है। उस वक्त तक जो सिम्टम्स है वो अपेयर नहीं होंगे, क्योंकि लिवर जो है वो बिलीरुबिन की सिक्रीशन में रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अब इसकी जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है इसका मेजर जो है इफेक्ट क्या होता है, किडनीज पे इसका मेजर इफेक्ट होता है, किडनी जो है रेनल फेलर हो जाता है। क्यों होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन से, वो रीनल वैजो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, ठीक है, रीनल वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अब ब्लड वेसल उसकी कंस्ट्रिक्ट कर गई हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से किडनी तक ब्लड नहीं है पहुंच रहा, ठीक है, रेनल वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी फर्स्ट इसका काज, ठीक है। अब दूसरा काज क्या होता है, इसकी वजह से सर्कुलेटरी टॉक्सिन की वजह से सर्कुलेटरी फेलर हो जाता है, सर्कुलेटरी शॉक आता है। सर्कुलेटरी शॉक किसको कहते हैं ये भी पढ़ेंगे हम बाद में। सर्कुलेटरी शॉक से मुराद ये होता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फेल कर गया, ब्लड जो है हार्ट से टिश्यू तक, टिश्यू से हार्ट तक दोबारा जो है प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, जिसकी वजह से टिश्यू जो है, टिश्यू का स्कीमिया हो गया, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, टिश्यू डेथ हो रही है, ठीक है, रेनल वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, सर्कुलेटरी शॉक हो जाता है। अब थर्ड इफेक्ट क्या होता है कि सीरम के अंदर हेमोग्लोबिन HB जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, फ्री HB। नॉर्मली जो हेमोग्लोबिन के अंदर हेमोग्लोबिन जो होती है सीरम के अंदर, वो एक प्रोटीन होती है हेप्टन, ठीक है, हेप्टन नाम की एक प्रोटीन होती है, उसको मैं यहाँ पे बना दूँ हेप्टन, ठीक है। अब हेप्टन प्रोटीन क्या करती है, अगर ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, अब हेप्टन इसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। अब वैसे तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल था, ठीक है, इसने किडनी से डिफ्यूज़ करके बाहर चले जाना था, ठीक है, बाहर चले जाना किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, लेकिन हेप्टन इसके साथ जुड़ के इसकी डिफ्यूजन को रोक देती है, इसको किडनी ट्यूब्यूल्स में नहीं जाने देती, ठीक है। तो इसको सीरम के अंदर जोड़ के रखती है अपने साथ। लेकिन अगर हीमोलाइसिस हो रही है तो बिलीरुबिन जो है और हीमोग्लोबिन जो है सीरम के अंदर रिलीज़ हो रही है, वो बढ़ती चली जाएगी, और हेप्टन की जो है वो सारी यूज़ हो जाएगी। अब मजीद हेमोग्लोबिन को बाइंड करने के लिए हेप्टन मौजूद नहीं है, तो फ्री हेमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफ्यूज़ करेगी, ठीक है, तो वो डिफ्यूज़ करती जा रही है, ठीक है। अब वाटर की एब्जॉर्प्शन चल रही है किडनी की ट्यूब्यूल से, तो क्या होगी कि हीमोग्लोबिन वहाँ पे कंसंट्रेट करती जाएगी, कंसंट्रेट करके वो ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो तीन काजेज आगे, रेनल की वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, सर्कुलेटरी शॉक हो रहा है, उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है वहाँ पे प्रेसिपिटेट करके किडनी की ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर रही है। तो इन तीनों केसेस का इन तीनों कंडीशन का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है कि किडनी का फंक्शन जो है वो शट डाउन हो जाता है, किडनी जो है काम करना छोड़ देती हैं, रेनल फेलियर होता है। तो अगर रेनल फेलियर कंटिन्यू रहे तो इससे बंदे की डेथ हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।